Hello students, welcome to my class. In today's lecture we are going to study about the metamerism and tegmatizations in annelids. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है एनिलिड्स के अंदर मेटामेरिज्म क्या होती है और कैसे होती है और टेगमेटाइजेशन क्या होती है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म क्या होता है? As we know that in some animals the body is divided into a series of compartments arranged one behind the other. These compartments are called as segments, somites and metameres. ठीक है, इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब यह है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर उनकी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड हुई होती है. कंपार्टमेंट्स कहते हैं खाने को, मतलब बहुत सारे खाने बने होते हैं उनकी बॉडी के अंदर. ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे खाने बने होते हैं और इन कंपार्टमेंट्स को या तो फिर सेगमेंट का नेम दिया जाता है या फिर सोमाइट का नेम दिया जाता है या फिर मेटामेर का नेम दिया जाता है. ठीक है, तो ये जो किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर ये जो खाने बनने का अमल है, इस अमल को कहते हैं मेटामेरिज्म. ये इसकी उर्दू में डेफिनेशन हो गई. और इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो मेटामेरिज्म की डेफिनेशन है सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. यहाँ पर लिखी है सेगमेंटल अरेंजमेंट of body parts in an animal is called as metamerism. सेगमेंटल अरेंजमेंट इसलिए क्योंकि इस सेगमेंट का मतलब होता है कंपार्टमेंट या फिर खाने बनने का अमल. तो किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर अगर सेगमेंटल अरेंजमेंट हो रही है तो उसको कहते हैं मेटामेरिज्म. अब यहाँ मैंने अर्थवर्म की डायग्राम बनाई है. अगर हम अर्थवर्म की डायग्राम देखें तो इसकी हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि अर्थवर्म की जो बॉडी है इसके ऊपर एक्सटर्नली भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और जो इनकी इंटरनल बॉडी होती है उनके अंदर भी ये कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब कि जो फाइलम एनिलिडा है इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी जो है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुई है, लेकिन ये सिर्फ एक्सटर्नली ही नहीं बल्कि इंटरनली भी डिवाइड हुई है. ठीक है, इंटरनल डिवीजन भी होती है और एक्सटर्नल डिवीजन भी इनके अंदर पाई जाती है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्थवर्म की जो बॉडी है इसके ऊपर ये देखें जो कितने सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं. तो इन कंपार्टमेंट्स को डिफरेंट नेम दिया जाता है. इनको सेगमेंट भी कहते हैं, इसको कंपार्टमेंट भी कहते हैं, इसको सोमाइट भी कहते हैं और इसको मेटामेर भी कहते हैं. यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसको मेटामेर भी कहते हैं. और जो वर्ड मेटामेर है इसके अगर हम मीनिंग देखें तो मेटा का मतलब होता है आफ्टर एंड मेयर मीन्स पार्ट. तो क्या हो रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है कि मेटामेर का मतलब क्या होता है आफ्टर और पार्ट. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है पार्ट आफ्टर पार्ट यही हो रहा है ना कि एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट आ रहा है. तो रिपीटिंग सेगमेंट्स बन रहे हैं इनकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से इन सेगमेंट्स को मेटामेर्स का नेम दिया जाता है क्योंकि इनके अंदर रिपीटिंग सेगमेंट्स बन रहे हैं. और अगर हम यहाँ पर देखें मेटामेर्स, इसमें अगर मैं एक और चीज़ लिख दूँ, इसमें क्या होता है द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ segments one behind the other. इसको कहते हैं मेटामेरिज्म. ये सिंपल वर्डिंग्स में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये क्या है द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स. यहाँ पर क्या हो रहा है एक लीनियर अरेंजमेंट बन रही है, एक लाइन में जो है सेगमेंट्स की अरेंजमेंट बन रही है वन बिहाइंड द अदर, एक के पीछे एक के पीछे दूसरा है. ठीक है, एक के पीछे दूसरा है, पार्ट आफ्टर पार्ट, एक पार्ट के पीछे दूसरा पार्ट आ रहा है. तो इस वजह से क्योंकि इस मेटामेर्स की मीनिंग ये है कि पार्ट आफ्टर पार्ट, एक पार्ट के पीछे एक सेगमेंट के पीछे दूसरा सेगमेंट बन रहा है, तो इसलिए इनको मेटामेर्स भी कहा जाता है. और ये जो खाने बनने का अमल होता है इस प्रोसेस को मेटामेरिज्म कहते हैं. तो अब हमने बहुत अच्छे से इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया है कि मेटामेरिज्म क्या होता है. इट्स अ सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन एन एनिमल इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. ठीक है, अब एग्जाम्पल मैंने अर्थवर्म की ली है. ठीक है, अर्थवर्म बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ रिंग लाइक सेगमेंट्स. देयर बॉडी इज आल्सो डिवाइडेड इंटरनली. ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि अर्थवर्म जो है इनकी बॉडी एक्सटर्नली भी डिवाइडेड होती हैं और इंटरनली भी डिवाइडेड होती हैं. तो अगर हम एक्सटर्नली देखें तो अर्थवर्म की बॉडीज जो हैं इनके ऊपर सीरीज ऑफ रिंग लाइक सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो एक्सटर्नली सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर, इन सेगमेंट्स को ये किस तरह के नज़र आ रहे हैं, ये रिंग लाइक फॉर्म में नज़र आ रहे हैं. ठीक है, तो अगर ये एक्सटर्नली जो है इसको हम कहेंगे एनुलाई.
एक होगा तो उसको एनुलस कहेंगे, अगर कलेक्टिवली सबको बोलें तो एनुलाई कहेंगे, ठीक है। तो ये जो रिंग लाइक सेगमेंट्स एक्सटर्नली हमें नज़र आ रहे हैं इनको हम एनुलाई कहेंगे, और एनुलाई इस कहेंगे इस वजह से क्योंकि एनुलाई के क्या मतलब होते हैं, एनुलाई के मतलब होते हैं रिंग के, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिंग लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको एनुलाई कहते हैं। और इसके अलावा जो है कि दियर बॉडी इज़ आल्सो डिवाइडेड इंटरनली, इनकी जो बॉडी एक्सटर्नली तो डिवाइडेड है ही, लेकिन ये इंटरनली भी डिवाइडेड है। तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पर मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है, ये देखें यहाँ पर एनुलस भी बनाया है, ठीक है। ये एक्सटर्नल है जो हमें बाहर से नज़र आता है, अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर जो रिंग शेप का स्ट्रक्चर नज़र आता है इसको एनुलस कहते हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये एक एक्सटर्नल रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम इंटरनली देखें तो ये देखें अंदर वाली साइड पर ये वाला जो इंटरनल डिवीजन बन रही है, इस इंटरनल डिवीजन को कहते हैं सेप्टम, ठीक है। दैट इंटरनल डिवीजन इज कॉल्ड एज सेप्टम। ये क्या है, इंटरनल डिवीजन है दैट सेपरेट्स ईच सेगमेंट्स इंटरनली। ये ऐसी इंटरनल डिवीजन है जो कि हर सेगमेंट को अंदर से भी सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह जो फाइलम एनीलिडा है इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सटर्नली भी डिवाइड होते हैं और इंटरनली भी डिवाइड होते हैं, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट वी हैव होमोनोमस मेटामेरिज्म। जो मेटामेरिज्म है इनकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो जो एनीलिड्स हैं, annelids have segmentation in the form of होमोनोमस मेटामेरिज्म। एनीलिड्स के अंदर जो सेगमेंटेशन है वो होमोनोमस मेटामेरिज्म की फॉर्म में होती है। अब होमोनोमस मेटामेरिज्म क्या होती है, रिपीटिंग आइडेंटिकल सेगमेंट्स, रिपीटिंग आइडेंटिकल सेगमेंट्स। अभी तक तो हमने ये समझा है कि इनके अंदर रिपीटिंग सेगमेंट्स होते हैं। अब हम ये इसमें अंदर स्टडी करने जा रहे हैं कि ये जो रिपीटिंग सेगमेंट्स होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है कि इनके अंदर होमोनोमस मेटामेरिज्म होती है, यानी कि इनके अंदर जो सेगमेंट्स बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक दूसरे की कॉपी होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम होते हैं, तो इसलिए लिखा गया है कि आइडेंटिकल सेगमेंट्स होते हैं। इफ़ द सेगमेंट्स ऑफ एनिमल्स आर ऑल अलाइक, अगर सेगमेंट्स जो हैं एनिमल्स के सब एक जैसे हैं, द सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज होमोनोमस मेटामेरिज्म। तो इस सेगमेंटेशन को कहते हैं कि इस एनिमल्स के अंदर होमोनोमस मेटामेरिज्म हुई है। तो इनको एक जैसे क्यों कहा गया है, क्यों है, क्या वजह है कि इनको कहा गया कि ये एक जैसे सारे सेगमेंट हैं, तो उसका अब रीज़न ये है कि ईच सेगमेंट हैज़ इट्स ओन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, नर्वस स्ट्रक्चर एंड सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज आइडेंटिकल सेगमेंट्स, ओके। जितने भी सेगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर सेगमेंट के पास इनका अपना एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी होता है, नर्वस स्ट्रक्चर भी होता है और सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर भी होता है। यही वजह है कि इन सबको आइडेंटिकल या फिर होमोनोमस सेगमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर सेम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के फंक्शन को स्टडी करते हैं। तो देखिए मेटामेरिज्म हो गई, लेकिन अब इसका फंक्शन क्या है। कोई भी चीज़ बिला वजह तो नहीं ना होती, हर चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन तो होता ही है। अगर इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे खाने बने हैं, कंपार्टमेंट्स बने हैं, तो वो किसी वजह से बने हैं, तो उसका फंक्शन हम देखते हैं कि मेटामेरिज्म के होना जो होती है इसके क्या फंक्शन होते हैं। इसमें होती है सबसे पहले फ्लेक्सिबल सपोर्ट, ये बॉडी को फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और एफिशिएंट लोकोमोशन, और ये एफिशिएंट लोकोमोशन प्रोड्यूस करती हैं। ऐसा क्यों होता है देखिए, अब जो फाइलम एनीलिडा ये इन्वर्टिब्रेट्स, और इनके अंदर इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर कोई स्केलेटन नहीं होता, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनके अंदर जो स्केलेटन है, मतलब ना तो इनके अंदर एंडोस्केलेटन होता है ना एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे कि एंडोस्केलेटन ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है, और एक्सोस्केलेटन जैसे कि दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है, वैसा इनके अंदर तो नहीं होता। तो क्योंकि इनकी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट जेली लाइक होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं फ्लड फील्ड स्केलेटन को। उसमें ये होता है कि इनकी बॉडी के अंदर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, ये जो सिलोमिक कंपार्टमेंट्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, उनके अंदर बहुत सारा जो है फ्लड प्रेजेंट होता है, और वो फ्लड जो है उस फ्लड के ऊपर प्रेशर होता है, और जिसकी वजह से वो फ्लड जो है इनकी बॉडी के अंदर एक स्केलेटन को बना कर रखता है, ठीक है। तो उससे क्या मिलता है, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल सपोर्ट मिलती है, ठीक है। उनकी बॉडी को वो फ्लड फील्ड होता है, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल सपोर्ट मिलती है इनकी बॉडी को। और इसके अलावा एफिशिएंट लोकोमोशन जो है वो भी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की वजह से, और इनके अंदर कुछ सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं जो मिलकर इनको एफिशिएंट लोकोमोशन भी प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है हेडिंग, वो है ओरिजिन ऑफ सिलोन।
तो अब हमने देखना है कि एनिलिड्स के अंदर ओरिजिन ऑफ सिलोम जो है वो कैसे होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनकी जो बॉडी कैविटी है दैट इज अराइजेस बाय सेगमेंटल स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। ये हमने ये हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमने स्टडी किया है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिड्स के ऊपर, उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि जो इनकी बॉडी कैविटी है वो कैसे बनती है। तो मैंने बताया था कि इनके अंदर शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर वो कैसे बनता है, वो बनता है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल लेयर। ठीक है, मेसोडर्मल लेयर की स्प्लिटिंग से इनकी जो है बॉडी कैविटी बनती है। तो होता क्या है, अब हमने ये देखना है कि ये इनके अंदर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं या इनके अंदर ये जो सेगमेंट्स बनते हैं, मेटामेयर्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं। वो यहाँ पर अगर हम ओरिजिन ऑफ सिलोम देखें तो उससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे बनते हैं। अगर ये देखें, ये अभी हम जम लेयर्स को बना रहे हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर जब जम लेयर्स बनती हैं तो ये जम लेयर्स को हम बना रहे हैं। तो सारी जम लेयर्स को बनाऊँगी। ये सबसे अंदर वाली जो एंडोडर्म होती है, उसके बाद मिडल वाली जो होती है वो मेसोडर्म लेयर होती है। इनको लिख लेते हैं, दैट इज एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ये है मेसोडर्म जो कि मिडल लेयर होती है और ये है एंडोडर्म जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि हमने देखना है कि सिलोम की फॉर्मेशन कैसे होती है। शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन होता है तो इसके अंदर ये होगा कि ये जो इनकी है मिडल लेयर जिसको हम कहते हैं मेसोडर्म, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से क्या बनती हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स इनकी बॉडी के अंदर बन जाते हैं। यहाँ देखें, हम मेसोडर्म की स्प्लिटिंग होती है तो इस तरह मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट कर जाती है और स्प्लिट करने से क्या होता है, सिलोम फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट स्प्लिट कर रहे हैं वो इस तरह से कंपार्टमेंट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो इनकी बॉडी के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई होती है इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, वो बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से होती है और इस तरह कंपार्टमेंट्स जो बनते हैं वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बन जाते हैं। दर सेंटर में इनके गट होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने जो डायग्राम बनाई है इसके अंदर हम देख सकते हैं ये गट जो है ये सेंटर में प्रेजेंट है। गट कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक ही डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जो माउथ से लेकर एनस तक थ्रू आउट द बॉडी जो है वो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी वो इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, और दैट इज अनसेगमेंटेड, वो अनसेगमेंटेड होता है। ठीक है, तो एंडोडर्म से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है ना, तो एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है और ये मेसोडर्म से इनके कंपार्टमेंट्स वगैरह, और एंड पे एक्टोडर्म जो होती है ये ऊपर वाली स्किन और एपिडर्मिस वगैरह इससे बन जाते हैं। तो इस तरह जो है इनकी इसकी फॉर्मेशन होती है इन वॉर्म्स की। तो हम ये देख रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ सिलोम कैसे हुआ। हमने देख लिया कि ओरिजिन ऑफ सिलोम जो है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल लेयर हुआ। ईच कैविटी एनलार्ज, ईच कैविटी, यहाँ पर जो कैविटीज बनी है छोटी छोटी, इधर लिखा है कि ईच कैविटी एनलार्ज एंड इट फॉर्म्स डबल मेम्ब्रेन सेप्टम। ठीक है, हर कैविटी बड़ी होती है और वो एक डबल मेम्ब्रेन सेप्टम बना लेती है अपने दरमियान। यहाँ पर जो कैविटीज हैं ये एनलार्ज होंगी और अपने सेंटर में ये सेप्टम बना लेंगी, डबल मेम्ब्रेनस सेप्टम। तो इस तरह जैसे यहाँ पर एक कंपार्टमेंट बना है, उस कंपार्टमेंट के दरमियान में सेप्टम बना है जो कि एक कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कैविटीज एनलार्ज होती हैं उनके दरमियान भी सेप्टम बन जाता है। इस तरह खाने बनते हैं। ठीक है, इस तरह क्या होती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है इनके अंदर। नेक्स्ट है दिस सेप्टम सेपरेट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द सिलोमिक स्पेस। अब ये जो सेप्टम है, ये जो सिलोमिक स्पेस होती है उसके एंटीरियर मार्जिन को पोस्टीरियर मार्जिन से, यानी कि उसके एंटीरियर साइड को पोस्टीरियर साइड से भी सेपरेट करता है। एंड इट आल्सो सेपरेट डॉर्सल एंड वेंट्रल मेजेंट्रीज विद इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये डॉर्सल और वेंट्रल मेजेंट्रीज को भी एक दूसरे से सेपरेट करता है। यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाई है इसमें हम स्टडी कर लेते हैं। ये डायग्राम्स के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ये तो गट है, गट बन गया सेंटर में। ठीक है, गट के ऊपर ये देख लें, यहाँ पर डॉर्सल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, डॉर्सल जो कि ऊपर वाली साइड पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर वेंट्रल ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है जो कि वेंट्रल बेली वाली साइड पर ब्लड वेसल्स कुछ प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि इनके अंदर एक नर्व कोड होती है, और नर्व कोड जो होती है वो वेंट्रल नर्व कोड होती है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो है दैट इज वेंट्रल नर्व कोड, और नर्व कोड का फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट है। इसमें भी डिफरेंट फंक्शंस बॉडी के अंदर परफॉर्म करवाने होते हैं। जो ये नर्व कोड जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर वेंट्रल साइड पर अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी की लेंथ के अंदर ये प्रेजेंट होती है नर्व कोड वेंट्रल साइड।
ये वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम जो है ये नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर है और ये इंटरनल देखें इनके अंदर मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। मेटानेफ्रीडिया हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने स्टडी किया था ना कि मेटानेफ्रीडिया के अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं। जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो अंदर से सारा वेस्ट कलेक्ट करती है और इसके अलावा जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो इस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव कर देती है। तो ये कौन सी है नेफ्रोस्टोम, ये इंटरनल ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रीडिया। इसने बॉडी के अंदर से सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को, वेस्ट मटेरियल्स को और फ्लूइड्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद एक एक्सटर्नल ओपनिंग होगी जिसको कहेंगे नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर के थ्रू वो जो है रिमूव कर दिया जाता है। फिर तो यहाँ पर देखें कि पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। तो ये एक नेफ्रोस्टोम इस साइड पर, एक नेफ्रोस्टोम ये इस साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है। और मेजेंट्रीज जो होती है यहाँ पर मेजेंट्री प्रेजेंट है। मेजेंट्री क्या होती है पहले ये अंडरस्टैंड कर लें। मेजेंट्री जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। एक फोल्ड होता है मेम्ब्रेन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है उसको ये जो है स्टमक की वॉल के साथ अटैच करके रखती है ताकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मतलब जो कि इंटेस्टाइन है, वो अपनी जगह पर फिक्स रहे, वो अपनी जगह से हिले ना। तो इसका फंक्शन ये होता है कि अटैचमेंट करवा के रखती है इंटेस्टाइन की स्टमक की वॉल के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए डॉर्सल मेजेंट्री इस साइड, इस जगह पर प्रेजेंट है और इसी तरह नीचे जो है वेंट्रल मेजेंट्री भी प्रेजेंट है। तो इसके अलावा हमने इसके अंदर देखने हैं, इनके अंदर ये एंड ऊपर वाली जो रेड वाली है ये एपिडर्मिस है, दिस इज एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पर सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हैं, ये वाले, ये सारे गोल, ये सर्कुलर मसल्स हैं। और इनके अंदर ये जो इस नीचे यहाँ पर प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ये तो है इनका फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू से ऐसे अगर हम इनका लेटरल व्यू देखें इस तरह लॉन्गिट्यूडनल व्यू में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे बिल्कुल सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाले सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स। और सर्कुलर मसल्स के नीचे यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिलकर क्या करते हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं और इससे लोकोमोशन के पर्पज़ के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये डॉर्सल साइड के ऊपर भी ऐसे ही प्रेजेंट हैं और वेंट्रल साइड के ऊपर भी ऐसे ही। ये नीचे एपिडर्मिस, ये सर्कुलर मसल्स एंड ये लॉन्गिट्यूडनल मसल और दरम्यान में यहाँ पर ये सेप्टम प्रेजेंट है जो कि एक कंपार्टमेंट को दूसरे से सेपरेट कर रहा है। और ये जो गट है ये थ्रू आउट द बॉडी इनकी ना एनस तक इसकी लेंथ होती है गट की। अगर यहाँ पर इंटरनल मैंने सिर्फ ये सर्कल बनाया हुआ है क्योंकि वो इंटरनली अगर देखें तो अब रेड से बना देती हूँ, इस तरह पूरी बॉडी की लेंथ के साथ जो है ये प्रेजेंट होती है गट। और एनस तक ये इसी तरह थ्रू आउट द लेंथ बॉडी के अंदर गट प्रेजेंट होती है और ये अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है। तो ये हमने इसकी इंटरनल डायग्राम भी अंडरस्टैंड कर ली और ओरिजिन ऑफ सिलोम भी हमने स्टडी कर लिया कि ओरिजिन ऑफ सिलोम कैसे होता है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल लेयर। नेक्स्ट हमने देखना है ओरिजिन ऑफ मसल्स की ओरिजिन कैसे होती है। तो इसमें हम देखते हैं मसल्स आल्सो डेवलप फ्रॉम मेसोडर्मल लेयर। मसल्स जो हैं ये भी मेसोडर्मल लेयर से ही बनते हैं। ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट की जो मेसोडर्मल लेयर होती है उससे मसल्स बनते हैं। अ लेयर ऑफ सर्कुलर मसल लाइज बिलो द एपिडर्मिस। यहाँ पर हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि जो सर्कुलर मसल्स की लेयर है वो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं। ये देखें, ये रेड वाली जो बनाई है ये एपिडर्मिस है और जस्ट बिलो द एपिडर्मिस ये वाले जो है ये सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हैं। और इसी तरह अ लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लाइज बिलो द सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो बिल्कुल सर्कुलर मसल्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म के अंदर मैंने बनाए हैं। दीज मसल्स रन बिटवीन द सेप्टा दैट सेपरेट्स ईच सेगमेंट। और ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द सेप्टा, ठीक है। ये एक सेप्टम है ना, तो ये वो देखें, ये एक सेप्टा है और ये दूसरा सेप्टा है, ठीक है। ये एक सेप्टम है, ये दूसरा सेप्टम है, तो इनके दरमियान में ये देख सकते हैं कि ये मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये सर्कुलर और ये लॉन्गिट्यूडनल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक की, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटली अरेंज सिलोम एंड मसल्स।
ये जो सेगमेंटली अरेंज जो सिलोम और मसल्स हैं, इनके अब एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं इनके। तो सबसे पहले है दे प्रोड्यूस हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट, जो कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट बनता है और इट हैव्स लोकोमोटरी एंड स्पोर्टिव फंक्शंस। ठीक है, इट हैज़ लोकोमोटरी एंड स्पोर्टिव फंक्शन। अब जो हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स जो हैं, इनके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन बनता है, ये किस किस लिए यूज़ होता है, ये लोकोमोशन के लिए भी यूज़ होता है और बॉडी को फ्लेक्सिबल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इट लेसन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंजरी। नेक्स्ट जो है इनका एडवांटेज वो ये है कि इट लेसन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंजरी। अगर किसी पार्ट को, फॉर एग्जांपल अगर इन एनिलिड्स के किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर इंजरी हो गई है, किसी भी सेगमेंट के अंदर इंजरी हो गई है, तो ये क्या करते हैं कि उस सेगमेंट को अपनी बॉडी से सेपरेट कर देते हैं, उतार देते हैं उस सेगमेंट को अपनी बॉडी से, और इस तरह इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इनके हर सेगमेंट के अंदर एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी और सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनको फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये अपना किसी एक सेगमेंट को अपनी बॉडी से अलग कर दें। तो ये एक दूसरा एडवांटेज भी है मेटामेरिज्म का इनकी बॉडी के अंदर कि इट लेसन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंजरी। इसकी वजह से इनके अंदर अगर इंजरी हो जाए तो उसका असर जो होता है उसको कम कर देते हैं ये। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म कॉजेज मॉडिफिकेशन इन सर्टन रीजन्स ऑफ द बॉडी। इसके अंदर लास्ट पॉइंट है कि मेटामेरिज्म का एक और एडवांटेज ये है कि इसके अंदर ये एनिमल की बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और उसमें क्या होता है, दे बिकेम कुछ रीजन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, और वो रीजन्स क्या होते हैं, वो रीजन स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं फॉर फीडिंग, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन। दे बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर फीडिंग, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मतलब ये कि मेटामेरिज्म जो है ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कुछ रीजन के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन करते हैं कि वो रीजन्स जो हैं फीडिंग के लिए या फिर लोकोमोशन के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। और नेक्स्ट लिखा है द स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी रीजन्स इन अ मेटामेरिक एनिमल इज कॉल्ड एज टेग्मेटाइजेशन। अच्छा, तो नेक्स्ट ये लिखा है कि द स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी रीजन्स इन अ मेटामेरिक एनिमल। किसी भी मेटामेरिक एनिमल की बॉडी के अंदर अगर उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो इन स्पेशलाइज्ड रीजन्स को कहा जाता है टेग्मा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है टेग्माटाइजेशन। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करें तो पहले तो जो टेग्माटाइजेशन है इसको मैं बता दूं कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट या फिर ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब हुई है, क्योंकि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो डिवीजन हुई होती है वो टेग्मा की फॉर्म में ही हुई होती है। मतलब जो टेग्माटाइजेशन होते हैं, मतलब इनके अंदर जो बॉडी के अंदर जो रीजन्स होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो हर पार्ट एक दूसरे से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर यही होता है कि उनकी बॉडी जो है, इंसेक्ट्स की बॉडी जो है वो 3 डिस्टिंक्ट पार्ट के अंदर डिवाइड हुई होती है। उनका हेड होता है, थॉरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है। ठीक है, और हेड का डिफरेंट फंक्शन होता है, थॉरेक्स का डिफरेंट फंक्शन होता है और एब्डोमेन का डिफरेंट फंक्शन होता है। इसलिए जो टेग्मेटाइजेशन है ये आर्थ्रोपोड के अंदर ज़्यादा अच्छे से सूटेबल होती है। लेकिन यहाँ पर भी हम इसकी जो है हम देख सकते हैं इसकी एग्जाम्पल अर्थ फॉर्म के अंदर ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है स्लाइटिलम, या मे बी स्लाइटिलम ही क्या प्रोनाउंस करते हैं, आई डोंट नो। तो ये जो है ये एक अनसेगमेंटेड पार्ट है अर्थवर्म की बॉडी का, और ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, दैट इज़ अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लाइटिलम। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड रीजन है अर्थवर्म की बॉडी का, तो हम इसको एक टेग्मा कह सकते हैं क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, इसको हम एक टेग्मा कह सकते हैं क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है, दैट इज वाई हम इसको टेग्मा कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ऐसा स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व है। तो रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर कौन सा पार्ट है, स्लाइटिलम प्रेजेंट है, और ये एक अनसेगमेंटेड पार्ट है, और ये एक सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। तो स्पेशलाइज्ड है रिप्रोडक्शन के लिए, इसको टेग्मा कहेंगे। और इस तरह के अगर रीजन्स इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो ये जो प्रोसीजर होगा इसको टेग्मेटाइजेशन का प्रोसीजर कहेंगे। यहाँ पर जो हेड वाला पार्ट होता है इनका, हेड वाला पार्ट वो भी अनसेगमेंटेड होता है, और उसके अंदर माउथ होता है जो कि फीडिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो उसको भी हम एक टेग्मा कह सकते हैं। इस तरह इनकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट रीजन्स जो होते हैं
जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, इनको टैग्मा कहते हैं और इस प्रोसेस को टैग्माटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एनिलिड्स के अंदर भी टैग्माटाइजेशन पाई जाती है, जैसे कि मैंने स्लाइटिलम की एग्जांपल दे दी है, लेकिन ज़्यादातर ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आज के लेक्चर के अंदर हमने मेटामेरिज्म जो है उसको डिटेल में भी स्टडी कर लिया है। सो दैट वाज आवर लेक्चर अबाउट मेटामेरिज्म एंड टैग्माटाइजेशन।